नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। इजराइल और लेबनान के बीच जो अब शांति समझौता हो रहा है या जो सीज़ फायर का समझौता हुआ है, उसकी तमाम जानकारियां आज सच की पड़ताल में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। ये लेबनान और इजराइल की सरहद की तस्वीरें हैं। हाइफा में आज अमन दिख रहा है, ना आसमान में लपटें हैं और ना ही इमारतों में आग लगी है। ये देखिए, ये हाइफा की तस्वीर है जहां पर सरहद पर आज बहुत दिनों के बाद कुछ शांति है। बैरूत के आसमान में गोले जरूर दागे गए, लेकिन ये युद्ध विराम का जश्न मनाने के लिए चलाए गए गोले थे। तो बैरूत की ये तस्वीरें हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि युद्ध विराम शुरू होने से ठीक पहले, अब जो युद्ध विराम लागू किया गया है उसके शुरू होने से ठीक पहले इजराइल बाज नहीं आया और उसने युद्ध विराम से घंटा भर पहले बैरूत पर हवाई हमला भी किया है। ये आखिरी वक्त का हमला जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध विराम ठीक शुरू होने के ठीक पहले इजराइल की तरफ से हमला भी किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद लेबनान के बेदखल लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अमन की उम्मीद जगी है, खुशी है। यहाँ पे जश्न मना रहे हैं लोग। एक अरसे के बाद उनके हिस्से अमन की एक उम्मीद आई है, घर वापसी की भी उम्मीद आई है। वो तमाम लोग जो बेदखल थे, शायद कुछ महीनों के लिए, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन एक सामान्य जीवन शायद गुजार पाएंगे। तो 14 महीने से चल रही जंग के बीच युद्ध विराम पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। इस युद्ध विराम की कोशिश अरसे से हो रही थी, लेकिन कभी इजराइल तो कभी हमास और कभी हिजबुल्लाह अलग अलग वजहों से इसके लिए तैयार नहीं दिखते थे। इन 14 महीनों में गाजा पट्टी मलबे में बदल गई, बैरूत और लेबनान के दूसरे इलाके तबाह हो गए, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के खात्मे का दावा हुआ, ईरान और सीरिया तक पर हमले किए गए। ऐसा लग रहा था जैसे नेतन्याहू किसी समझौते के लिए कभी तैयार ही नहीं होंगे। वो बार बार यही ऐलान कर रहे थे कि जंग जारी रहेगी जब तक इजराइल के दुश्मन खत्म नहीं हो जाते। लेकिन शायद उनकी समझ में आया या फिर दबाव काम आया कि हमास या हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को ख़त्म करने के बावजूद इजराइल के विरोध को ख़त्म करना संभव नहीं है और ये जंग ख़त्म हो नहीं रही। कम से कम जंग से इसकी सूरत नहीं निकल रही। इसी रविवार को हिजबुल्लाह ने 250 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल पर फिर दे मारी, जो ये साबित कर रहा था कि टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी एक ताकत के तौर पे हिजबुल्लाह जिंदा है। तो ये ना ख़त्म होने वाली जंग में बदल रही थी, जिसके नुकसान सभी पक्षों को हो रहे थे। तो 14 महीने चली इस जंग में गाजा के 40,000 लोग मारे गए हैं। पश्चिमी किनारे के भी, यानी कि वेस्ट बैंक के 600 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत के आंकड़े आ रहे हैं, मगर इजराइल भी पूरी तरह से महफूज नहीं रहा है। उसे भी अपने 1200 लोगों को खोना पड़ा है। इसके अलावा घायलों की तादाद हज़ारों में है और बेदखल हुए लोगों की तादाद तो लाखों में है। मामला इतना ही नहीं है, अगर हमास ख़त्म हो गया, अगर हिजबुल्लाह की लीडरशिप का सफाया हो गया, तब नेतन्याहू भी पूरी तरह से महफूज नहीं दिख रहे थे। नेतन्याहू इस युद्ध की शुरुआत से पहले अपने यहाँ पर कुछ अलोकप्रिय हो रहे थे। हम मजबूत नहीं थे उतने। हमास के हमले ने उनकी इस कमज़ोरी को कुछ कम किया, लेकिन अलोकप्रियता तो उनकी बढ़ती ही गई। लोगों में ही उनका विरोध दिखने लगा। गाजा पर उनकी जवाबी कार्रवाई से उन पर कुछ भरोसा लौटा, मगर जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया, वैसे वैसे नेतन्याहू सवालों में घिरते गए। अमेरिका ने उन पर लगातार युद्ध खत्म करने का दबाव बनाया। आखिर नेतन्याहू को यह समझ में आया कि ये हमले लगातार नहीं चल सकते। तो अब इन सब के बाद एक युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। ये युद्ध विराम सिर्फ 60 दिनों का है। तो सवाल ये है कि 60 दिनों का अमन और फिर
क्या मचेगा वही कोहराम? क्या ये युद्ध विराम टिकेगा? युद्ध विराम के दोनों सिरों पर 2 या 3 मुल्क या संगठन ही नहीं है, आपसी अविश्वास का एक बहुत लंबा गलियारा है। इजराइल ने लेबनान पर हमले का विकल्प खुला रखा है। उसने कहा है कि अगर उस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद होगा। इसके अलावा वो इस दौर में ईरान की घेराबंदी की कोशिश कर सकता है। इन सब अंदेशों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं युद्ध विराम को लेकर अपनी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा की ये रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों में इजराइल की लगातार बमबारी ने बेरूत और लेबनान के कुछ और हिजबुल्लाह की पकड़ वाले इलाकों की ये हालत कर दी है। 4000 के करीब लोग मारे गए हैं, 17,000 घायल बताए जा रहे हैं, लाखों ने घर या देश छोड़ दिया। आखिर अमेरिका की दखल के बाद युद्ध विराम पर बात बनी। युद्ध विराम उल्लंघन न सिर्फ तब माना जाएगा अगर हिजबुल्लाह हम पर फायर करता है, बल्कि तब भी अगर भविष्य में हम पर हमले के लिए हथियार जमा करता है। हम मजबूती से उसका जवाब देंगे। लेबनान में बुधवार सुबह 4 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया। डर बना हुआ है, लेकिन तो भी लोगों ने राहत की सांस ली। हम खुश हैं कि वापस अपने देश दक्षिण लेबनान में अपने घर लौट पाएंगे। उधर इजराइल की भी उम्मीद है कि उत्तर में इजराइल लेबनान सीमा पर लड़ाई से बेघर हुए इजरायली भी अब घर लौट पाएंगे। हालांकि इजराइल में भी युद्ध विराम को लेकर एक राय नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि 60 दिन के विराम का लक्ष्य ईरान पर ध्यान केंद्रित करना, सेना को थोड़ा आराम और हथियारों की कमी को पूरा करना और हिजबुल्लाह को हमास से अलग करना है। सवाल ये है कि क्या ये युद्ध विराम इस क्षेत्र में युद्ध के खत्म होने का आगाज है या सिर्फ कुछ दिनों की राहत? 60 दिनों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और सुरेश गुप्ता, जो पूर्व राजदूत रह चुके हैं। सुरेश गुप्ता जी और मुश्ताक हुसैन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो ये सीज़ फायर आखिरकार हासिल हो पाया है, 60 दिनों का ही सही, लेकिन बहुत बड़ी राहत है वहाँ के लोगों के लिए। सबसे पहले सुरेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप उस इलाके में रहे हैं, क्या मायने हैं सीज़ फायर के इस वक्त? मैं जो हिजबुल्लाह और इजराइल की सीज फायर की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात करता हूं। अगर मैं एक थोड़ा सा शब्द इस्तेमाल करूं, लफ्ज, ये ड्रामा हो रहा है ये। और ड्रामा क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ना इस ड्रामे से हिजबुल्लाह को फायदा है, ना लेबनान को फायदा है, ना इजराइल को फायदा है। ये अगर खाली मैं देखूं कि ड्रामा हो रहा है कि बाइडेन साहब जो है 1.5 महीने में छोड़ करके जा रहे हैं व्हाइट हाउस, उनको जाने से पहले दिखाना है कि हाँ, मैंने कुछ सक्सेस हासिल किया है ये इजराइल के मामले में ये। लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जी, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है लेबनान की साइड पर, वो लेबनान की आर्मी के साथ है, लेबनान के साथ में है। उसमें हिजबुल्लाह को एक्चुअली अगर देखा जाए एग्रीमेंट में एज एन एनिमी पार्टनर उसको शामिल किया गया है जी। कि आप हिजबुल्लाह के जो कैंप से वहां से बॉर्डर से हटाएंगे, उनके जो टनल से वो खत्म करेंगे, जो उनके हथियार है वो खत्म करेंगे। हिजबुल्लाह को वो क्या मिलेगा उसमें, और क्यों क्यों करेंगे वो ये? इजराइल, जाहिर सी बात है कि इजराइल के ऊपर नेतन्याहू वहां पर है, और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ इस टाइम पर, ये मेरे को कोई लाग लपेट नहीं है। इजराइल शामिल हो रहा है करने के लिए, क्योंकि इजराइल को वहां के अमेरिकन जूइश लॉबी की सपोर्ट जरूरत है। वहां पर अमेरिका से हथियारों की जरूरत है। वहां पर अमेरिका में 1.5 महीने के बाद में ट्रंप आ रहे हैं ये, तो जो उनको मिलना है, ट्रंप का रवैया जो है वॉर के लिए, हम सब जानते हैं ये कि क्या रवैया है ये। उसको देखते हुए अगर नेतन्याहू को दिख रहा है कि उन्हें कुछ चाहिए,
तो अभी टाइम है 1.5 महीने फिर का, जी तो तो थोड़ी एक कंसेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपने लेकिन कहा कि बाइडेन की जी, तरफ से दिखाया भी जा रहा है कि जाते-जाते उन्होंने ये हासिल किया कि एक तरह से सीज़ फायर कराई। अब ये बिल्कुल, है भी वैसे सिर्फ 60 दिनों का, तो उसके जी, बाद इस सीज़ फायर के बाद वापस वही सिचुएशन लौट सकती है। मुश्ताक साहब, आपका इसके उससे ऊपर क्या खराब, कहना है? उससे जी, खराब। उससे खराब हो सकता है। आप एग्री करते हैं इससे, या ये जो 60 दिन है ये वहाँ के लोगों के लिए, जो तस्वीरें हमने देखी कि एक राहत की सांस उन्होंने ली है, राहत की खबर बनकर आई है, जश्न मना रहे हैं वो लोग, क्योंकि कुछ लोगों को घर लौटने का मौका मिलता है और कम से जी, कम कुछ दिनों के लिए आसमान से गोले बारूद नहीं गिरेंगे। जी। देखिए नगमा जी, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली इस सीज़ फायर का जो शांति समझौता अभी हुआ है, उसका फ़ायदा शायद यहीं तक सीमित रह जाए कि कुछ लोगों को कम से कम 60 दिन या 60 दिन में से भी कुछ दिन के लिए कुछ राहत मिले। ये जो समझौता हुआ है, इसकी जो इसका जो फाउंडेशन है, वो 2006 का एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशन है 1701, जिसने 2006 में जो 33 दिन की लड़ाई हुई थी इज़राइली आर्मी और हिज़बुल्लाह के बीच, उसका शांति समझौता भी उस के बेसिस पे हुआ था। जितने भी कंडीशंस रखी गई हैं, ये वही है जो 2006 में कंडीशंस थी। 2006 में भी वो सारी कंडीशंस पूरी नहीं हो पाई थी। 2006 में भी दोनों गुटों ने, खासकर हिज़बुल्लाह और इज़राइल ने, एक-दूसरे के ऊपर लगातार ये आरोप लगाया था कि वो दोनों सीज़ फायर की कंडीशंस के खिलाफ जाकर तो अभी भी इसी एक्ट ये कर जो रहे हैं। 1701 यूएन रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, जो 2006 में जिसकी बात हुई थी, लेकिन दोनों तरफ से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसी में एक बफर जोन बनाने की भी बात थी, जो जी, जो अनआर्म्ड जोन हो, जहां पर किसी तरह के हथियार ना हो, सिवाय इसके कि जो लेबनान की सरकार है चुनी हुई, उनके पास हो। लेकिन वो बफर जी। जोन की स्थिति जो है वो क्या रही, और उसमें तो स्थायी युद्ध विराम का भी प्रस्ताव था। हाँ, जो बफर ज़ोन था वो 30 किलोमीटर लंबा होना था। इज़राइल और लेबनान के बीच जो बॉर्डर है, उसे हम ब्लू लाइन कहते हैं। उससे 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ एक नदी बहती है, लिटनी रिवर जिसको हम कहते हैं। इन दोनों के बीच जो 30 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ पर बफर ज़ोन बनाने की बात थी। इस बफर ज़ोन में सिर्फ 2 ताकतों को ये अधिकार दिया गया था कि वो आर्म्स लेके जा सके। एक तो लेबनान की नेशनल आर्मी और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो पीस पीस कीपिंग कीपिंग फोर्स है, जिसको फोर्सेस। हम यूनिफिल कहते हैं। जी। हम्म अब यहाँ दिलचस्प बात ये है कि लेबनान की आर्मी से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा एडवांस्ड हथियार और कई बार तो ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ हिज़बुल्लाह के सैनिक रहते हैं वहाँ पे। ये जो शांति समझौता 2006 में हुआ था, उस वक़्त भी हमने देखा था कि लेबनान के अंदर जो 3 सबसे बड़े धार्मिक गुट हैं, जिसमें सुन्नी है, शिया है और मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, उनके बीच का जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस वजह से वहाँ की सरकार एक पॉलिटिकल विल नहीं दिखा पाई थी, इस शांति समझौते को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी। और यही डर अब भी है, क्योंकि जैसे हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है कि लेबनान के अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल अस्थिरता चल रही है। उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, नजीब मिकाती, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके पीछे किसी भी गुट का बहुत ज़्यादा सॉलिड सपोर्ट नहीं है। और उन इसमें पे लेकिन ये भी ये तो था कि पूरी जो इजरायली आर्मी है वो पूरी तरह से भी पीछे हटेगी। तो अभी जो जी, ये सीज फायर हुआ है उसमें इसराइल की वो आर्मी पीछे जाएगी, यहाँ पर जो ब्लू लाइन और लिटनी नदी के वहाँ पे जो बफर जोन 30 किलोमीटर का है वो पूरी तरह से डिसआर्म्ड होगा। जी। ज़मीन पर ये चीज़ें अब लागू होंगी, ये यकीन इस दफ़ा करना कितना मुश्किल है? नगमा जी, बिल्कुल, अगर आप ऑनेस्ट ओपिनियन चाहें तो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लेबनीज़ आर्मी के पास ना तो रिसोर्सेज हैं और पॉलिटिकल विल पावर भी कम है। हिज़बुल्लाह की लीडरशिप के बहुत सारे लोगों का असैसिनेशन किया है इज़राइल ने। हिज़बुल्लाह इस सीज़ फायर को बिल्कुल यूज़ करेगा कि वो दोबारा से अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, और हिज़बुल्लाह की एक्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि वो इज़राइल के खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहे। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि इन 60 दिनों के अंदर भी, और अगर मजबूरी हुई तो 60 दिन तक इंतज़ार करने के बाद उसके बाद दोबारा से अपनी एक पहचान, अपनी एक प्रेज़ेंस उस जो बफर ज़ोन है उसमें बनाएगा। और जैसे ही वो ये करेंगे, जैसे आप लोगों ने अभी वीडियो भी दिखाया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का, उन्होंने कहा जी। है कि सिर्फ
अटैक को हम अटैक नहीं मानेंगे, अगर वहाँ पे आर्म्स का डंप भी मिलता है, तो हम उसको भी एक अटैक मानेंगे। तो मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। तो एक तरफ से नेतन्याहू बिल्कुल ये तैयार है, उन्होंने पहले भी ये कहा है कि अगर हिजबुल्ला कुछ भी करता है तो मैं अटैक करूंगा। तो ये जो सीज फायर है, जैसा सुरेश गोयल जी भी कह रहे थे कि एक ड्रामा लगता है, सिर्फ 60 दिन का एक तरह से एक ब्रीदर है, कुछ थोड़ी बहुत राहत हो सकता है मिले, लेकिन उम्मीद कम लगती है कि यहाँ पे कुछ भी शांति स्थापित हो पाएगी। सुरेश गोयल जी, तो इस वक्त नेतन्याहू पे दबाव और हिजबुल्ला पे भी, हिजबुल्ला ने भी आखिर ये बात मानी है और तभी ये सीज फायर हो पाया है। तो इनमें अगर हम इसको कूटनीतिक तौर पे देखें तो अमेरिका का दबाव थोड़ा काम किया है और अब बाइडेन प्रशासन भी जाने वाला है, तो वो ये हासिल करना चाह रहे थे और शायद नेतन्याहू ने बात मानी। पर इधर भी और काफ़ी वेस्ट एशियन कंट्रीज इसमें लगी हुई थी, पर कुछ भी स्थायी नहीं हो पाया इसके बावजूद। तो ये सिर्फ इस वक्त ये कैसे हो पाया, क्यों हो पाया? नहीं, ये वाकई में जो आपने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है कि कैसे हो पाया और क्यों हो पाया। क्योंकि मेरे को अगर मैं देखूं तो मजबूरी लग रही थी नेतन्याहू की साइड से, क्योंकि नेतन्याहू को सपोर्ट चाहिए इजराइल के अंदर भी। वहां पर जो अल्ट्रा राइटिस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट नेतन्याहू के साथ में नहीं है, और नेतन्याहू को आगे अपनी जो एग्जिस्टेंस है एज ए प्राइम मिनिस्टर आगे जारी रखने के लिए सपोर्ट चाहिए उनको। अमेरिका की तरफ से ये है कि हाँ वो सपोर्ट करेंगे उसको, उनकी वजह से जरूर है, लेकिन हिजबुल्ला ने क्यों एग्री किया? और ये सवाल काफी वाजिब है ये, क्योंकि हिजबुल्ला को इसमें कहीं से कोई गेन नहीं नजर आ रहा है। अनलेस कि अगर हम ये सोचो कि ईरान जो है जो हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, अगर ईरान ने ये सोचा हो कि अभी हम 50-60 दिन थोड़ा रहते हैं ये, उसके बाद में देखा जाएगा, आफ्टर ऑल हमास को भी ईरानी सपोर्ट करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब जो है एक तरह से मैटर ऑफ कन्वीनियंस है कि कुछ दिन के लिए शांति रखते हैं। ये जब बात खत्म हो जाएगी उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा नगमा जी जी, कि जो कंडीशंस हैं सीज फायर की, उसमें क्या है, नेतन्याहू ने कहा है कि अगर वहां पर ये दिखा कि हिजबुल्ला की तरफ से कोई हथियारों के डंप मिल रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं, तब वो अटैक कर सकते हैं। लेबनीज आर्मी की जिम्मेदारी है कि जो टनल्स है वहां पर उनको खत्म कर दिया जाए। जी, जी। वो क्या कर पाएंगे सब कामों को? तो ये सब चीजें जो है एक तरह से मुझको लग रहा है कि जस्ट टू सेटिस्फाई द अमेरिकन्स। तो ये इस वक्त सिर्फ अमेरिकियों को, अमेरिकी प्रशासन को थोड़ा सा दिखाने के लिए, खुश करने की कोशिश भर लग रही है, जैसा आप कह रहे हैं सुरेश गोयल जी। मुश्ताक हुसैन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खैर, 60 दिन की एक राहत है कुछ लोगों को, लेकिन हाँ कोई स्थायी सोल्यूशन नहीं है, बहुत दिन चलेगा इसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये ज़रूर है कि बाइडेन प्रशासन अब जाने वाला है, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तब चीज़ें कैसी बदलेंगी ये देखना होगा। और आज सुबह अमेरिका में रिश्वत के आरोपों पर अडानी ग्रीन ने स्टॉक एक्सचेंज में बयान दिया। गौतम अडानी या अडानी परिवार के किसी सदस्य पे आरोप नहीं है, मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं। इस खबर के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल दिखा और फिर प्रतिक्रियाओं का एक पूरा दौर चल पड़ा। अमेरिकी विदेश करप्शन कानून है, यानी कि FCPA का जो कानून है, उसके तहत अडानी परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई आरोप नहीं है, न गौतम अडानी पर, न सागर अडानी पर और न ही विनीत जैन पर। उस आरोप में कुछ दम है, सबूत तो है ही नहीं। अगर मुझे आपको घूस देनी है और आप किसी कंपनी में हो तो मुझे आपका नाम तो देना पड़ेगा। तो ना तो आपका नाम है, ना उसमें पैसा इन्वॉल्व है, ना लिखा है कितना दिया और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला, कुछ नहीं लिखा है। कोई भी इंडाइटमेंट जो होती है, किसी के ऊपर चार्ज लगना, जो इंडिया में भी हम FIR फाइल कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी जो है वो कन्विक्ट हो गया है। आप अरेस्ट तब होते हैं जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं। अडानी ग्रीन्स ने सर स्टॉक एक्सचेंज को भी लिखा है कि अडानी का कोई भी इसमें एलिगेशन नहीं है। अरे ठीक है, आज वो हम तो उठा रहे ना सवाल। विरोधी निरंतर यही तो सोचता है, भारत को कैसे कमजोर करें, टुकड़े करें, भारत की कैसे बदनामी हो। पिछले बार भी जो आरोप लगे थे उनका क्या हुआ? उनमें भी तो कुछ नहीं निकला ना। क्या आज विपक्ष का शगुफा केवल भारत के उद्योगपतियों को बदनाम करने तक सीमित हो गया है क्या? ये विदेशी जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं विदेशों के,
उनके इशारों पर क्या ये ऐसा तो नहीं कि भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ जो बार बार से इस प्रकार की बातें आती हैं और बाद में कुछ नहीं निकलता। जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है एंड ओवरऑल रिसेशनरी फेज है जहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। सिंस वेस्टर्न वर्ल्ड सफर कर रहा है तो वो देख नहीं सकते कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे। अडानी ग्रीन्स हैव डिनाइड ऑल द एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी चार्जेस। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. 4 शेयर ऐसे हैं जो अपर सर्किट पर बंद हुए हैं, मतलब आज के दिन उतनी ही तेजी आ सकती थी। शेयर ऐसे हैं जो 20% के अपर सर्किट पे बंद हुए हैं और 2 शेयर ऐसे हैं जो 10% के अपर सर्किट पे बंद हुए हैं। उसके अलावा अगर आप सारे 11 शेयरों की लिस्ट देखेंगे तो सारे हरे निशान में हैं और अच्छे खासे हरे निशान में। मिनिमम तेजी जो है वो 5 से 6% की है और जो मैक्सिमम तेजी है वो 20% की है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी वजह से हुई कि सुबह के टाइम में जो क्लैरिफिकेशन आया कि FCPA के अंदर कोई भी एलिगेशंस नहीं है, कोई नाम नहीं है। उसके बाद ग्रुप ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स, तमाम लीगल एक्सपर्ट्स तमाम चैनलों पर आए और उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा मामला है ये बैठता नहीं है। उस हिसाब से जो सब्सटेंशियल जो प्रूफ्स होने चाहिए वो है नहीं, नाम नहीं है वहाँ पे। तो ओवरऑल एक एजेंडा था जिस एजेंडे के तहत जो है वो शेयरों पर प्रहार किया गया, ग्रुप पर प्रहार किया गया और फाइनली जो है वो चीज़ें साफ़ हुई, तस्वीर साफ़ हुई और तस्वीर साफ़ होते ही शेयरों ने पूरी रफ्तार दिखाई। आरोप लगता है तो उसके बाद एक बेसिक लॉ है कि आप आरोप का जवाब भी पढ़ेंगे। जवाब पढ़ने की कभी वो लोग जहमत नहीं उठाते। हिंडनबर्ग का केस आया था तो हिंडनबर्ग के केस में जो रिप्लाई गया वो रिप्लाई किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। उस टूल किट पर काम करने वाले देश के किसी भी एजेंडाधारी ने उस रिप्लाई को पढ़ने की कोशिश नहीं की, सिर्फ वो एलिगेशंस को पढ़ते रहे और अल्टीमेटली पता चला कि एलिगेशंस ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज में जजमेंट आती है, उस जजमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि ये आरोप निराधार है।